जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्ट मार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 28 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक बेहतरीन कोट के साथ, जो है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। यस गाइज, लाइन छोटी है लेकिन आप अगर इसके मीनिंग को समझते हैं तो आपको मिलेगा कि जो भी आप काम करते हैं उसका आप 100% देकर आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। यानी कि जो आप अब हैं उसको उसके बाद में जो भी आप काम करते हैं उस काम को अपना 100% दें, और उसके बाद आप देखिए आप में खुद में बहुत ही विकास, आप में बहुत ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और जिससे आप अपना बेस्ट वर्जन हो पाएंगे, बन पाएंगे। तो वैसे चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है जिसमें आज हम घूमेंगे कहाँ पर, हैदराबाद में घूमेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, किस शहर की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटकों से रूबरू कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश पर्यटन मंत्रालय ने सीरीज के अंतर्गत 50वीं वेबिनार का आयोजन किया है। तो गाइस, कोरोना टाइम में आपको मालूम है जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं वो किस तरीके से वर्चुअल हो रही हैं। तो गाइस, यह भी जो देखो अपना देश, यह सीरीज चलाई जा रही है किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा यह सीरीज चलाई जा रही है देखो अपना देश नाम से। ठीक है, तो देखो अपना देश इस नाम से चलाई जा रही है, जो कि 50वीं वेबिनार है। और 50वीं वेबिनार यह कहाँ पर आयोजित की गई है, तो गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में यह 50वीं वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो गाइस, इस क्या होता है, इस जो आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि हमें ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू क्या दिखाए जाते हैं, किसी भी क्षेत्र के क्या दिखाए जाते हैं, वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स, इस तरीके की वहाँ सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं उस वेबिनार के दौरान। ठीक है, तो देखो अपना देश, यानी कि अपने देश को जानो और उसको देखो, उसको परखो। तो गाइस, इस तरीके से यह जो कार्यक्रम है वह शुरू किया गया है किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो गाइस, आइए देखते हैं, क्योंकि हैदराबाद में यह वेबिनार आयोजन किया गया था, इसको आयोजित किया गया था, और इसी के लिए इसमें जो इस वेबिनार में क्या होना था, हैदराबाद के जो मॉन्यूमेंट्स थे उनके बारे में बताया जाना था। तो गाइस, आइए देख लेते हैं, हम भी कुछ दर्शन कर लेते हैं कहाँ के वेबिनार के, जो हैदराबाद के क्या है मॉन्यूमेंट्स हैं। तो गाइस, आइए देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट्स है जो हैदराबाद का है वो है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद में है। तो गाइस, आपको याद रखना है कि कौन कौन से किले हैं जो कि हैदराबाद में है। तो गाइस, ये गोलकोंडा किला है जो कि हैदराबाद में है, और इसी के साथ जो चार मीनार है, आपको मालूम है चार मीनार जो है जिसमें चार सेम एज जो हाइट के जो है क्या है, ये मीनार हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, चार मीनार इसको कहा जाता है। तो ये भी कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। और इसके बाद कुतुब शाही मकबरे, यानी कि ये कुतुब शाही मकबरा है, यह भी कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। और इसी के साथ मक्का मस्जिद हैदराबाद, यानी कि गाइज यह है मक्का मस्जिद। और आप सोच रहे होंगे कि इसका मक्का मस्जिद नाम क्यों पड़ा है, तो गाइज इसकी जो ईंटें हैं, इसके जो सामान है, ईंटें हैं, वो कहाँ से लाए गए थे, वो लाए गए थे सऊदी अरब के मक्का से, सऊदी अरब के मक्का से इसके लिए ईंटें लाई गई थी। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम क्या रखा गया था, मक्का मस्जिद, इस मस्जिद का नाम रखा गया था। तो गाइस, आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमें ले लेनी है कुछ हैदराबाद के बारे में इन्फॉर्मेशंस, जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस है और हमें पता होना चाहिए। तो गाइस, जो हैदराबाद है वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो हैदराबाद है वो किसने बनाया था। तो गाइस, जो हैदराबाद है किसने बनाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। कब बनाया था, 1591 में इसको बनाया था, किसको, हैदराबाद को। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में इसको बनाया गया था इनके द्वारा। ठीक है गाइज, तो इसको बसाया गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी पर स्थित है, मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी पर मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है, तो आई होप आपको याद होगा। तो गाइज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बसाया था, 1591 में इसको बसाया था, और मूसी नदी पर स्थित है। और गाइज जो हैदराबाद है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निजामों का शहर। निजामों का
शहर यानी कि इसमें जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। तो गाइज इसलिए इसको निजामों का शहर भी कहा जाता है। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पोलो ऑपरेशन, पोलो ऑपरेशन आपको याद रखना है ये क्या है, क्योंकि गाइज ये है जब हमारे देश में जब कई सारी रियासतें थीं जो अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दी थी कि उनको हक है कि चाहे तो वो स्वतंत्र रहें या भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। तो गाइज उनमें से एक हैदराबाद रियासत थी, उसके जो राजा थे उन्होंने, निजाम थे सॉरी, उन्होंने क्या कहा था कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो गाइज उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, उस टाइम पे पोलो ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर आर्मी के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको अधिग्रहण कर दिया गया इस हैदराबाद का। तो गाइज आपको याद रखना है जो पोलो ऑपरेशन है, पोलो ऑपरेशन आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो ये आपने देख ली सारे मॉन्यूमेंट्स और हैदराबाद के बारे में ले ली कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने 1591 में इस शहर को बसाया था और साथ ही ये मूसी रिवर पर स्थित है और निजामों का शहर इसको कहा जाता है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गाइस क्या है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन? अब आपको याद आने वाला DRDO, DRDO है ये, जिसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो गाइस इसके अध्यक्ष कौन है? गाइस आपको मालूम होगा जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके अध्यक्ष और इनका अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जी सतीश रेड्डी हैं अब इसके DRDO के अगेन इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। तो गाइस जो जी सतीश रेड्डी जी हैं वो 2018 में बने थे इसके अध्यक्ष और 2020 तक रहे थे, लेकिन अब 20 के बाद 2020 से 2022 तक इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और अब गाइस जान लेते हैं कि जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो DRDO है, फुल फॉर्म इसकी शॉर्ट फॉर्म है DRDO। तो गाइस इसके बारे में जान लेते हैं जी, DRDO है, DRDO कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी गाइस? तो आपको याद रखना है कि 1958 में। गाइस इससे पहले आपको जान लेना है कि DRDO होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो गाइस ये है जितने भी हमारे देश में मिसाइल्स, गाइस एक होता है इसरो और एक होता है DRDO। तो गाइस इन दोनों में हमें डिफरेंस जानना है। तो गाइस जानते हैं कि जो DRDO है ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वेपन्स बनाना, यानी कि हथियार निर्माण करना और जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको बनाना। लेकिन जो इसरो है, इसरो क्या काम करता है, ये स्पेस से रिलेटेड है, अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाता है, जैसे कि सैटेलाइट्स बनाना। तो ये इसरो का काम है, अंतरिक्ष कार्यक्रम। और जो DRDO है ये क्या है, ये वेपन्स बनाता है, ये हमारी सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक गाइज, और किसके अंडर आता है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो जिसके मंत्री हैं आपको राजनाथ सिंह जी। ठीक है गाइज, तो अब जान लेते हैं कि जो DRDO है उसकी 1958 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके साथ जान लेते हैं गाइज इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। तो गाइज 1958 और 1969 इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए दोनों को एक साथ इनकी स्टडी करा रही हूँ। तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं और इसके जो है इसरो के हैं कौन, के सिवान जी इसके अध्यक्ष हैं, हेड हैं। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है जो DRDO है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। और इसरो के कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसका क्या है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, इसरो में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो अभी हाल ही में एक और जो जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था वो कौन थे, सेबी के अध्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष थे कौन, अजय त्यागी थे, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो गाइस मैंने ये क्यों बताई गई है कि ताकि आप इंटरलिंक कर सकें और दोबारा से इनको रिवाइज करके इनको याद रख सके। तो अजय त्यागी जी का भी सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और साथ ही अब जी सतीश रेड्डी जी का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये कार्यकाल बढ़ाने का मौसम चल रहा है गाइज, अब देखते हैं और किस किस का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो गाइज ये है जी सतीश रेड्डी जी जो DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक। तो गाइस निर्यात तैयार सूचकांक यानी कि जो एक्सपोर्ट होता है उसको जो तैयार करने वाला सूचकांक है, एक इंडेक्स जारी किया गया है ने इस निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो नीति आयोग द्वारा यह स्थान दिया गया है, किसको पहला स्थान दिया गया है, किसको दिया गया है गाइस, गुजरात को दिया गया है, यह है पहला स्थान। तो आपको याद रखना है कि क्या है ये इंडेक्स गाइस, जो भी हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो कौन सा जो स्टेट्स है, ये कौन सा अच्छा एक्सपोर्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। तो गाइस यह इस चीज़ का इंडेक्स है। आपको याद रखना है कि जो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा तैयार वो राज्य है जो एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, आपको याद रखनी है। और इसी के साथ जो सेकंड नंबर पे आया है, तो गाइज वो है महाराष्ट्र, और जो थर्ड नंबर पे है वो है तमिलनाडु। तो गाइज फर्स्ट नंबर गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड है तमिलनाडु। गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ट्रेड होता है वो कौन से रास्ते से ज़्यादा होता है, वो होता है कौन से रास्ते से, वो पानी के रास्ते से ज़्यादा होता है। तो गाइज जो पानी का रास्ता होता है यानी कि समुद्री जो जहाज होते हैं उनसे जो एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए गाइज यह जो न्यूज़ है, यह जो गुजरात के बारे में बताया गया है, गाइज देखिए ये जो गुजरात है ये यहाँ पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। किसमें? इसमें समुद्र में सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो गाइज आपको याद रखना है, इसीलिए गुजरात को फर्स्ट नंबर मिला है, फर्स्ट रैंक इसको इसी वजह से मिली है। सेकंड रैंक मिली है महाराष्ट्र को और थर्ड मिली है तमिलनाडु को। तो गाइज आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये तो हो गई गाइज जो ओशन से इनके बॉर्डर्स लगते हैं इसलिए इनको मिला है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक। लेकिन अब जो अंदर के राज्य हैं जिनकी समुद्र से सीमा शेयर नहीं होती, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान। तो गाइस ऐसे जो स्टेट्स हैं उनकी भी अलग से लिस्ट तैयार की गई है। तो गाइस उस लिस्ट में कौन आया है? तो गाइस उस लिस्ट में आया है राजस्थान। तो गाइस राजस्थान उस लिस्ट में आया है जो कि जिन्हें बोला जाता है इनलैंड स्टेट्स यानी कि भारत के अंदर के स्टेट जिनकी सीमाएं कहाँ नहीं मिलती हों, समुद्र में ना मिलती है। तो गाइस उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन आया है? राजस्थान उसमें फर्स्ट स्थान पर आया है। तो गाइस यह हो गई इनलैंड के बारे में, इनलैंड स्टेट्स के बारे में। और अब जान लेते हैं कि जो पहाड़ी स्टेट हैं, हमारे देश के जो पहाड़ी स्टेट हैं उनमें कौन सा फर्स्ट आया। तो गाइस कई सारी रैंक हैं, मतलब कई सारे इनके कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनमें कई तरीके के इनको रैंक दी गई हैं। तो गाइस जो पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में जो स्टेट बसे हैं उनमें कौन सा फर्स्ट स्थान पर है? तो गाइस वो है उत्तराखंड, हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गाइस इसी के साथ जो कि यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स हैं यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी फर्स्ट स्थान मिला है। किसको? दिल्ली को। तो गाइस दिल्ली को फर्स्ट स्थान मिला है इसमें, जो कि एक्सपोर्ट जो करते हैं, जो स्टेट्स करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर पे होता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, ऐसे स्टेट्स को जो रैंक दी गई है। तो गाइस फर्स्ट कौन है? गुजरात है। और जो इनलैंड स्टेट्स यानी कि जिनकी सीमा नहीं लगती है समुद्र से, तो उसमें कौन है? राजस्थान है। और हिमालय क्षेत्र में कौन है? उत्तराखंड है। और यूनियन टेरिटरी में कौन है? दिल्ली है। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो गाइस जो नीति आयोग है, आपको मालूम होगा योजना आयोग को बदल कर कब 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया था, नीति आयोग रख दिया था। तो गाइस इसके इसके नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। और जो इसके अध्यक्ष हैं गाइज वो कौन है? वो है राजीव कुमार जी। ये है राजीव कुमार जी गाइज, आपको देख लेना है, ये है राजीव कुमार जी। और गाइज आपने ये राजीव कुमार हैं और इनसे पहले भी आपने नाम सुना होगा कि एक और राजीव कुमार है हमारे देश में, वो है ये, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसका? इलेक्शन कमीशन का एक कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जिनमें से 3 कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होता है, 2 अन्य होते हैं। तो उनमें से जो अशोक लवासा जी के स्थान पर है वो है ये राजीव कुमार जी। तो आपको याद रखना है गाइस। इसी के साथ ये 2 राजीव कुमार जी हैं, मैं इसलिए इनको ले आई हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। तो गाइस ये राजीव कुमार है कौन? ये जो बुजुर्ग राजीव कुमार है ये कौन है? ये नीति आयोग के अध्यक्ष। और ये जो थोड़े यंग हैं वो है कौन?
वो है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर है वो। और पहले क्या थे, वित्त सचिव थे, वित्त सचिव थे पहले वो राजीव कुमार जी। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। तो गाइस एक ऐप लॉन्च करने वाली थी हमारी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री थी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह ऐप लॉन्च की जानी थी, जिसका नाम होने वाला था, ये सॉरी हेल्पलाइन थी गाइज, हेल्पलाइन थी। और जिसका जो नाम होने वाला था किरण, जिसका नाम होने वाला था। तो गाइज लेकिन इसको स्थगित, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इस हेल्पलाइन को लॉन्च होने से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, जो कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, जिसके मंत्री कौन है गाइज, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, जो कि मैं फोटो भी लाई हूँ थावरचंद गहलोत जी का। तो गाइज ये है इसके मंत्री, किसके, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के, मंत्री मंत्रालय के। तो गाइज आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी ये न्यूज़ में आ चुके हैं। तो गाइज किरण हेल्पलाइन थी जिसके लॉन्च को स्थगित कर दिया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो गाइज क्या इसका हेल्पलाइन जो थी उसका नंबर क्या था, तो गाइज वो था 1800 और 0019 इसकी हेल्पलाइन थी, जिसको स्थगित कर दिया गया है अभी के लिए। अच्छा, क्यों हेल्पलाइन ये बनाई गई थी, किरण नाम से जो हेल्पलाइन बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, तो गाइस आपको जान लेना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है किसी की, उसको पुनर्वास करने के लिए उसका यह जो हेल्पलाइन है बनाई गई है। क्योंकि गाइस जो कि अब कोविड-19 चल रहा है और इसमें जो मंदी की स्थिति चल रही है और काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, तो गाइस इसीलिए लोग डिप्रेशन में ना आए, उनमें स्ट्रेस ना पनपे, इसलिए यह जो हेल्पलाइन है यह लॉन्च करने का इरादा था, लेकिन जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है किरण हेल्पलाइन। तो गाइस इसके जो मंत्री हैं गाइस आपको याद रखना है थावरचंद गहलोत जी इसके मंत्री हैं, जो कि आपको याद रखना है। और चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस बैंक ने किसानों को ऋण देने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आकलन करने की पहल शुरू की है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है ICICI बैंक। तो गाइस ICICI बैंक ने क्या किया है कि वह अगर किसानों को लोन देगा तो क्या करेगा, उनकी जो खेती है उसका पता लगाने के लिए क्या करेगा, उसने सैटेलाइट तस्वीरों का माध्यम से उनका पता लगाएगा। यानी कि सैटेलाइट जो होती हैं वो उनकी इमेजेस भेजेंगी, किसको, बैंक को भेजेंगी, किसानों की भूमि के बारे में उसको अवगत कराएंगी, इन्फॉर्मेशन देंगी, और फिर जो बैंक है वो क्या करेगा, उसको किसान को लोन दे देगा। तो गाइस ये अपने आप में भारत का पहला इनिशिएटिव है जो कि ICICI के द्वारा लिया गया है। तो गाइस इनिशिएटिव ICICI के द्वारा लिया गया है। अब जान लेते हैं कि ICICI गाइस एक बार मेरे ही एग्जाम में क्या हुआ था, ICICI की बैंक की जो है फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो गाइस ICICI की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो गाइस आपके साथ अगर आपको देखने के लिए मिले एग्जाम में तो आप उसे बता सके, इसलिए मैं इसको जो फुल फॉर्म है इसकी बता रही हूँ। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, काफ़ी बड़ी सी है, आपको याद हो जाएगी अगर आप कुछ टाइम इसे रिवाइज करेंगे। तो गाइस इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं गाइस, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है तो आपको याद रखना है कि संदीप त्यागी इसके हेड हैं। संदीप त्यागी जी हैं इसके हेड हैं, जिसकी स्थापना को हुई थी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन जारी किया है, इसमें कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो गाइस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने मुक्त बाजार परिचालन जारी किया है, इसमें राशि निर्धारित की गई है 40,000 करोड़ की, इसमें राशि निर्धारित की गई है। तो क्या होता है गाइज ये मुक्त बाजार परिचालन, आइए देखते हैं। तो गाइज जो मुक्त बाजार परिचालन होता है उसका क्या है कि यह होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये जो RBI है ये क्या करता है, इनकी खरीद व बिक्री करता है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनकी खरीद व बिक्री करना इसका
काम होता है किसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि मुक्त बाजार परिचालन में। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके हाथ में है, वो है इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। और जो फिशल पॉलिसी है वो किसके हाथ में है, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो 40,000 करोड़ का है मुक्त, इसकी धनराशि निर्धारित की गई है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में INS विराट को स्क्रैप में बेचा गया है। INS विराट को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो गाइस INS विराट क्या है, यह एक है जो गाइस एयरक्राफ्ट्स को कैरी करके ले जाता है पानी में, यानी कि एक जहाज है जो कि एयरक्राफ्ट्स को ले जाता है, उनको कैरी करता है। तो गाइस ये एयरक्राफ्ट कैरियर व्हीकल इसको कहा जाता है। जो INS विराट है इसको अब स्क्रैप में बेचा गया है, यानी कि गाइस अब यह काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसको रिटायर्ड कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। तो गाइस इसको इसलिए स्क्रैप यानी कि कूड़े में बेच दिया गया है, यानी कि जो हम कबाड़े में बेचते हैं, जो लोहे को बेचते हैं कबाड़े में, इस तरीके से इसको स्क्रैप मीन्स कबाड़ा ही होता है गाइस, स्क्रैप में बेच दिया गया है। तो गाइस यह इसलिए न्यूज़ में था। तो गाइस आपको जान लेना है कि जो इसका जो निक नेम है वो क्या है, ग्रैंड ओल्ड लेडी इसका नाम है। क्यों है गाइस इसका नाम, क्योंकि यह बहुत पुराना है गाइस। इसको हमने इस एयरक्राफ्ट जो व्हीकल है ये INS विराट, इसको हमने यूके से लिया था। कब लिया था, 1987 में लिया था। और यह इसको रिटायर कब कर दिया गया था, 2017 में इसको रिटायर कर दिया गया था। तो गाइस काफ़ी पुराना ये व्हीकल था और यूके में भी इसको काफ़ी टाइम तक चलाया गया था और उसके बाद हमने इसको ख़रीद लिया था। तो गाइस काफ़ी पुराना यह व्हीकल हो चुका था, इसलिए अब यह ख़राब हो गया है, इसलिए इसको स्क्रैप में बेचा गया है। जिसको ख़रीदा है किसने, जिसको ख़रीदा है श्री राम ग्रुप ने इसको खरीदा है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो INS विराट है इसको तोड़ फोड़ कर क्या बनाया जाएगा, इसका मोटरसाइकिल्स में, बाइक के जो वो होते हैं पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में इसका काम लिया जाएगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। ये है गाइस हमारा INS विराट, जिसको अब डीकमीशन कर दिया गया है और स्क्रैप में बेच दिया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश को सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है नाइजीरिया। गाइस अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, जिसको सबसे लास्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लास्ट देश है, जिसमें क्या हुआ है, यह अब पोलियो मुक्त हो गया। यानी कि यह है लास्ट कंट्री है अफ्रीका में जहाँ पर जिसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो गाइस पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, इसका बेस क्या होता है गाइस, जहाँ पर 4 साल से अधिक में क्या नहीं पाया जाता, कोई भी एक मरीज नहीं पाया जाता पोलियो ग्रस्त कोई भी एक मरीज नहीं पाया जाता 4 साल से। तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो गाइस नाइजीरिया में अब 4 साल से यानी कि 2016 से कोई भी मरीज वहाँ पर पोलियो से ग्रस्त नहीं पाया गया है, इसलिए वहाँ को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया जाता है गाइस, WHO के द्वारा किया जाता है। तो गाइस याद रखना है नाइजीरिया को भी आपको याद रखना है। और इसके साथ गाइस जो पोलियो रोग है वो हो जाता है, आपको मालूम है बच्चों को अधिकांश होता है। तो गाइस जो पोलियो है वो किस चीज़ से होता है, तो गाइस वायरस से होता है पोलियो रोग। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो पोलियो है ये एक वायरस है, जैसे कि कोविड-19 है, काफ़ी खतरनाक यह भी वायरस है जो कि अब खत्म हो चुका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसी के साथ गाइस आपको भारत का स्टैंड भी याद रखना है कि जो भारत है वो कब पोलियो मुक्त हुआ था। तो गाइस 2014 में भारत हुआ था पोलियो मुक्त, जो कि आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और गाइस इसी के साथ जो पोलियो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी, पोलियो वायरस है और इसका वैक्सीन बनना था जिस वजह से खत्म हुआ है। तो गाइस इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी, तो जॉन्स सॉल्क ने इसकी क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जॉन्स सॉल्क ने इसकी वैक्सीन को तैयार किया था पोलियो की, जो कि एक वायरस से होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। और गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में असम में अफस्पा की अवधि बढ़ा दी गई है। इस अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस
AFSPA इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। इस अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस इसके संबंध में सत्य कथन है यह पूछा गया है। तो इस अधिनियम की धारा 4 सुरक्षा बल को संदेह होने पर तलाशी का अधिकार देती है। यस गाइस, जो AFSPA जो धारा जो नियम है जो कानून है उसकी उसकी जो धारा 4 है उसको क्या देती है, सुरक्षा बलों को यानी कि हमारी आर्मी को क्या देती है, यह अधिकार देती है कि अगर उस जगह पर जहाँ पर ये लगाए गए यानी कि असम में लगाया गया है तो गाइस वहाँ पर अगर आपको कोई भी संदिग्ध मिले यानी कि किसी भी व्यक्ति पर आपको संदेह हो तो आपको उसको क्या करना है, उसको गिरफ्तार कर लेना है। और अगर वो ज़्यादा ही कुछ संदिग्ध मामला हो या तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। तो गाइस अफस्पा ऐप यह जो अफस्पा जो एक्ट है वो यह अधिकार देती है आर्मी को। तो गाइस आर्मी के लिए यह अधिकार है अफस्पा। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो इस अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया था। यस गाइस, इसको 1972 में संशोधित किया गया था। और यह अधिनियम लाया कब गया था, 1958 के एक्ट से लाया गया था। 1958 के एक्ट से लाया गया था अफस्पा को, और जिसको 1972 में इसको संशोधित यानी कि अमेंड किया गया था। तो गाइस आपको याद रखना है। और AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है गाइस आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को 1958 में अधिनियमित किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 1958 में इसको अधिनियमित किया गया था, लाया गया था, और फिर 1972 में इसको संशोधित किया गया था। तो गाइस सभी इसके जो सत्य कथन है, सभी जो कथन है इसके सत्य हैं। तो गाइस आपको जान लेना है कि जो अफस्पा है यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, तो गाइस इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो गाइस एक तो है असम जैसे कि आपने देख लिया, और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और झारखंड, और मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में यह अफस्पा लागू होता है, जिसका काम क्या होता है कि यह आर्मी को अधिकार देता है कि अगर वहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले जिस पर आपको संदेह हो कि यह आतंकवाद फैलाता है, ठीक है, तो उनको क्या करें, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही उसको संदिग्ध मामला लगता है आर्मी को, तो वहाँ पर फायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम के नामची में बन रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो गाइस पहले फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके नाम पर क्या किसी फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो गाइस कौन है वो, बाईचुंग भूटिया जो है सिक्किम के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं सिक्किम के। तो गाइस आपको याद रखना है बाईचुंग जो भूटिया हैं इनके नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो गाइस ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और बाईचुंग भूटिया जी जिनके नाम पर क्या रखा जा रहा है, फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है बाईचुंग भूटिया के स्थान पर। तो गाइस जो बाईचुंग भूटिया है वो सिक्किम के हैं। और गाइस इसी के साथ आपको जान लेना है कि जो सिक्किम है वहाँ पर क्या है, भूटिया नाम से एक जनजाति है यानी कि ट्राइब्स हैं जिससे बिलोंग कौन करते हैं, बाईचुंग भूटिया जी जिससे बिलोंग करते हैं। तो गाइस जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ कवर की थी सिक्किम के बारे में। तो गाइस सिक्किम जो है यह वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी कृषि होती है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही कृषि की जाती है, और वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का ऑर्गेनिक स्टेट बना है। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है बाईचुंग भूटिया, ये भी आपको याद रखना है। जो भूटिया है वहाँ पर सिक्किम की एक जनजाति है, जिसको भी आपको याद रखना है कि एग्जाम्स में किसी भी तरीके से आ सकता है कि भूटिया कौन से राज्य की राजधानी है, इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो यह है बाईचुंग भूटिया जिनके नाम पर क्या रखा जा रहा है, उस फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। तो आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन है जो है हाल ही में तुर्की ने एक और चर्च को मस्जिद में बदलने की पेशकश की है। तो गाइस जिसका आंसर है चोरा चर्च को पेशकश की है यह है। और क्वेश्चन फॉर यू है वर्ली पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है जो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यकाल की शोभा बढ़ा रही है। तो गाइस जिसको आपको करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते जाइए जब तक को आपको सफलता नहीं मिल जाती है।